नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे स्विस सरकार की जो विशेषताएं हैं, उसका जो गठन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपन जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका बीए पाठ द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है प्रमुख राज्य व्यवस्था है, उसमें आपको स्विट्जरलैंड का संविधान दिया हुआ है। तो पिछले वाली क्लास में अपन जो स्विट्जरलैंड का संविधान बना यानी कि संवैधानिक विकास के बारे में अपन ने चर्चा करी, वहाँ के संविधान का अध्ययन का महत्व के बारे में चर्चा करी, यानी कि और जो वहाँ के संविधान की विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा करी। तो आज वाली क्लास में अपन जो स्विस संघीय सरकार का गठन है, यहाँ की संघीय सरकार है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसका गठन किस प्रकार से होता है, विघटन किस प्रकार से होता है, वहाँ की जो कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार की जो चर्चा आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि स्विस संघीय सरकार का जो गठन है उसकी रचना के बारे में अपन को पढ़ना है, योग्यताओं के बारे में पढ़ना है, वेतन और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। तो पिछले वाली क्लास में अपन इसके बारे में संविधान के बारे में चर्चा करी थी, तो आज अपन इन पुस्तकों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों अपन यहाँ रचना के संदर्भ में बात करते हैं कि स्विस सरकार का जो गठन होता है, यानी कि स्विस जो कार्यपालिका है वो मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया कि वो बहुल कार्यपालिका है, यानी कि 7 राष्ट्रपति उसमें चुने जाते हैं और जो बारी बारी से सभी का नंबर आता है 4 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है अध्यक्ष का पद दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का एक तरह से कार्यकाल वो ही संभालता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्विस संघीय सरकार स्विस कार्यपालिका है, यानी कि स्विस जो संघीय सरकार को कार्यपालिका का यहाँ नाम दिया गया है। नए संविधान के अनुच्छेद 175 में संघीय सरकार के गठन तथा कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, यानी कि वहां का जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 175 यानी कि 175 में जो है इसके गठन का प्रावधान यहाँ किया गया है। वहां इस प्रकार की परंपरा है कि संघीय सरकार के 7 सदस्यों में प्राय सभी दलों के होते हैं, यानी कि एक तरह से जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि 7 राष्ट्राध्यक्ष वहां होते हैं, तो वो सभी राजनीतिक दलों से वो होते हैं। संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है, यानी कि बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड, यानी कि 7 राष्ट्राध्यक्ष वहां चुने जाते हैं। तो इनका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में इनका चुनाव होता है, यानी कि इनका चुनाव जो है वो संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं, यानी कि वहां पहले अपन ने चर्चा की कि वहां दोनों सदनों को जो है बराबर शक्तियां वहां दी गई है, तो संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के द्वारा चुने जाते हैं। संघीय सरकार का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है, यानी कि जो संघीय सरकार है वो 4 वर्ष के लिए यहाँ चुनी जाती है। इसे इस अवधि से पूर्व नहीं हटाया जा सकता, यानी कि ये अवधि जो है 4 वर्ष की, उससे पहले जो है इनको नहीं हटाया जा सकता। यदि 4 वर्ष से पूर्व कोई स्थान खाली हो तो संघीय संसद अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए नए व्यक्ति का चुनाव करके भर देती है, यानी कि 4 वर्ष से पहले जैसे मान लीजिए कोई पद अगर रिक्त हो गया तो जो संसद है अगले जो उसका अधिवेशन होता है तो वो यानी कि अधिवेशन जो है उस खाली स्थान की वो पूर्ति कर देती है, यानी कि नए सदस्य का वो चुनाव करती है। वहां यानी कि इस प्रकार की जो परंपरा है कि जो सभी 7 सदस्य चुने जाएंगे वो लगभग सभी राजनीतिक दलों से लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही राजनीतिक दल के 7 सदस्य चुन लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं होता कि सब सदस्य एक ही दल के हो जाएं। संघीय सरकार में अधिक से अधिक कैंटनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए निश्चित किया गया है कि उसमें एक कैंटन से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा, यानी कि एक कैंटन से जो एक से अधिक सदस्य का निर्वाचन नहीं होगा। निर्वाचन विधि के संबंध में एक प्रतिबंध कानून द्वारा आरोपित किया गया है। रक्त संबंध तथा वैवाहिक संबंध के आधार पर निकटतम संबंधी सरकार के सदस्य नहीं हो सकते। कदाचित ऐसा प्रावधान इस कारण किया गया है कि सरकार में भाई भतीजावाद के बीच उत्पन्न न हो, यानी कि एक पारिवारिक माहौल उत्पन्न ना हो जाए। स्विट्जरलैंड में यह परंपरा है कि 2 विशालतम जो कैंटन है ज्यूरिख और बर्न, ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी भी रही है बर्न, तो के कैंटन सदैव सरकार में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। ये दोनों कैंटन एक प्रकार से सरकार के स्थायी सदस्य हैं। शेष 5 स्थानों पर अन्य कैंटनों के प्रतिनिधि बारी बारी से चुने जाते हैं। तो ये एक तरह से जो है संघीय सरकार की रचना हो गई। 7 सदस्य होते हैं और कार्यपालिका सभी कैंटनों से जो है सदस्य चुने जाते
कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है तो जो उसको संघीय सरकार में उसको शामिल किया जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिनिधि सदन का जो सदस्य है, यानी दो सदन है, वहां सीनियर है, दो सदन है, यानी कि प्रतिनिधि सभा और सीनियर। तो यानी कि प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य चुने जाने की जो योग्यता रखता है उसको अध्यक्ष यानी कि कार्यपालिका के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वे ही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से जो है उन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। संघीय सरकार के सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें प्रतिनिधि सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। अगर वो संघीय सरकार के सदस्य चुन लिए जाते हैं और उससे पहले वो प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं तो प्रतिनिधि सदन की सदस्यता उनको छोड़नी होगी। संघीय सरकार का कोई भी सदस्य किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि भारत के संदर्भ में भी अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पद पर वो चुना जाता है तो वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के संविधान में भी यह व्यवस्था की गई है कि अगर संघीय सरकार के पद पर किसी व्यक्ति का चुनाव होता है तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघीय सरकार में चुने जाने के लिए प्रत्याशी को विनम्र तथा सेवाभावी होना पड़ता है। तो ये हो गया उसका योग्यताओं के संबंध में बातें। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, यहाँ जो संघीय सरकार का सदस्य चुना जाएगा उसके वेतन के संदर्भ में यहाँ बात करते हैं। तो संघीय सरकार के प्रत्येक सदस्य को 80,000 फ्रांक वार्षिक वेतन तथा सरकार के अध्यक्ष को 90,000 फ्रांक वेतन मिलता है। यानी कि जो अध्यक्ष होगा उसको 90,000 फ्रांक और जो सदस्य होंगे उनको 80,000 फ्रांक वार्षिक वेतन मिलता है। यदि कोई सदस्य 10 वर्ष तक सरकार का सदस्य रह चुका हो तो उसे 55 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है, यानी पेंशन का भी प्रावधान यहाँ किया गया है। यह पेंशन वेतन का 40 से 60% तक होती है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम है। तो आपको वेतन के संबंध में इतना ही कि सदस्यों को 80,000 और जो अध्यक्ष होता है उसको 90,000 फ्रांक वेतन यहाँ मिलता है। अब अपन बात करते हैं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में, यानी कि अध्यक्ष यानी कि मूल कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव यहाँ किया जाता है। अध्यक्ष होता है उसी को आमतौर पर एक तरह से वहां का राष्ट्रपति माना जाता है। नए संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद स्वयं करती है, यानी कि जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है प्रत्येक वर्ष में किया जाता है और वह संघीय संसद के द्वारा जो है इनका चुनाव होता है। दोनों ही पदों पर व्यक्ति दोबारा चुना जा सकता है, पर उसका चुनाव लगातार 2 बार नहीं हो सकता, यानी कि लगातार उसको नहीं चुना जा सकता, बाकी वो 2 बार चुना जा सकता है। अब यह परंपरा बन गई है कि सरकार का सबसे वरिष्ठ सदस्य ही अध्यक्ष बनता है। यह भी परंपरा बन गई है कि इस वर्ष का उपाध्यक्ष अगले वर्ष अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यानी कि एक तरह से वहां परंपरा बन गई कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो अध्यक्ष होगा और उसके बाद जैसे कोई उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष का पद यहाँ मिलता है। तो एक तरह से ये ब्रिटेन स्विट्जरलैंड के संविधान में एक व्यवस्था कायम हो गई। संघीय सरकार के अध्यक्ष को ही स्विस राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाता है। सुविधा स्तर व अधिकार की दृष्टि से अध्यक्ष के पद का कोई विशिष्ट महत्व नहीं है, यानी कि अध्यक्ष के पद पर भी वो सभी व्यक्तियों के समान है, ऐसा नहीं कि उसको अलग से अधिकार वहां दे दिए गए। सरकार का अध्यक्ष उन 7 व्यक्तियों में से ही होता है जो सब दृष्टियों से समान शक्तिशाली है, यानी कि जो 7 जो राष्ट्राध्यक्ष है उनकी जो शक्तियां हैं वो सभी की बराबर है, यानी कि वो उन्हीं के समान रहता है। अध्यक्ष पद के अधिकारी का कोई विशिष्ट महत्व यहाँ नहीं है, इसलिए वहां व्यवस्था है कि अध्यक्ष बारी बारी से सरकार के सब सदस्यों को प्राप्त होता है, यानी कि जो अध्यक्ष का पद है वो सरकार के सभी सदस्यों को बारी बारी से यहाँ मिलता है। सरकार के अन्य सदस्यों के निर्णयों को बदलने का उसे कोई अधिकार नहीं है, यानी कि अध्यक्ष पद पर भी रहते हुए वह सरकार की किसी निर्णय को वो बदल नहीं सकता, इस प्रकार का अधिकार उसे नहीं दिया गया है।
सरकार के अन्य सदस्य चुनने में कोई अधिकार उसको नहीं है। उसका वास्तविक कार्य केवल इतना ही है कि संघीय सरकार की बैठकों की वो अध्यक्षता करे, संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करे, देश विदेश में औपचारिक कृत्यों का संपादन करना, सरकार के कार्यों का निरीक्षण एवं संचालन करना, और जैसे मान लीजिए किसी विवाद की स्थिति में निर्णायक मत देना, ये इसी प्रकार के उसको ये कार्य अब सौंपे गए हैं। तो इस प्रकार से जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो संघीय सरकार के विभाग हैं उनका वितरण जो है किस प्रकार से यहाँ होता है। तो जो 7 जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो 7 विभागों के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में यहाँ सम्मिलित किए गए हैं कि संघीय सरकार के 7 विभाग होते हैं। वैदेशिक मामले, न्याय और पुलिस, गृह सेना, वित्त, उद्योग व कृषि, डाक तथा रेलवे, यानी कि 7 जो व्यक्ति हैं उनको 7 विभागों का एक तरह से वहां अध्यक्ष का पद उनको दिया गया है। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आरंभ में वैदेशिक विभाग सरकार के अध्यक्ष के पास होता था, परंतु यह पद्धति बदल गई क्योंकि अध्यक्ष के बदलने से प्रतिवर्ष यह विभाग भी बार बार बदल जाता है, अलग व्यक्ति के पास चला जाता था। अब इस विभाग को किसी भी सदस्य के पास निरंतर कई वर्षों तक बने रहने दिया गया, यानी कि 7 विभाग जो 7 व्यक्ति हैं उनको पास प्रत्येक विभाग का कार्यभार इनको एक तरह से दे दिया गया। औपचारिक रूप से विभागों का वितरण संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि विभागों का जो वितरण है वो संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। परंतु व्यवहार में निर्वाचन के समय ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसके पास कौन सा विभाग रहेगा। विभागों का वितरण राजनीतिक दलबंदी के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पर होता है, यानी कि किस व्यक्ति में कौन से प्रशासन के गुण है उसी के अनुसार उसको विभाग का आवंटन किया जाता है। सरकार का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग का उपाध्यक्ष भी होता है जो उस विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इससे न केवल टीम स्पिरिट आती है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विभाग में दक्षता प्राप्त करता है, जिससे प्रशासन में कार्य कुशलता बढ़ती है। संघीय सरकार के सदस्य अपने अपने विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं, यानी कि एक तरह से उनमें प्रशासनिक कार्य कुशलता होती है, वो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं। तो संघीय सरकार की गठन में 4-5 बिंदुओं पर अपन यहाँ चर्चा करिए। रचना के संबंध में, योग्यताओं के संबंध में, वेतन और अध्यक्षता उपाध्यक्ष। अब जो संघीय सरकार की शक्तियां और कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार है उसकी क्या शक्तियां और कौन से अधिकार उनको दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर बात करें संघीय सरकार के जो कार्य और शक्तियां दी गई हैं, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है उसको कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, कौन से कार्य क्षेत्र के बारे में वो कार्य कर सकती है। तो यहाँ मैंने लिखे हैं कि अधिशासनिक व प्रशासनिक कार्यों के संबंध में ये कार्य करते हैं। दूसरा है विधि निर्माण संबंधी कार्य इसको दिए गए हैं। तीसरा है वित्तीय कार्य, नंबर 4 है न्याय कार्य, 5 है संकटकालीन कार्य, यानी कि इनके संबंध में इसको क्षेत्रों के संबंध में कुछ शक्तियां और कार्य क्षेत्राधिकार मिले हुए हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं संघीय सरकार का जो अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य है, यानी कि शासन के संबंध में प्रशासन के संबंध में जो उसको शक्तियां मिली हुई हैं। तो अनुच्छेद 177 के अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे, यानी कि विभागों के अध्यक्ष के रूप में जो अधिकारी हैं वो प्रशासन का संचालन करेंगे। ये बात 177 में कही गई। फिर एक अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि संघीय सरकार संघीय प्रशासन का संचालन करेगी और संघीय प्रशासन विभागों में विभक्त होगा, यानी कि जो संघीय प्रशासन है वो अलग अलग विभागों में विभक्त होगा और संघीय जो सरकार है उनका संचालन करेगी। अनुच्छेद 180 में कहा गया है कि संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों को प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उसमें समन्वय स्थापित करेगी। अनुच्छेद 184 में कहा गया है कि संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी, यानी कि अनुच्छेद 184 उसमें कहा गया है कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है वो विदेश नीति का संचालन करेगी, विदेशों के संबंध में जो कार्य नीति है उसका संचालन वो करेगी। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियां करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख
करेगी। ठीक है, यानी कि विदेश नीति के संबंध में जो संचालन संघीय सरकार करेगी। अनुच्छेद 185 में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता एवं तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी संघीय सरकार का यहाँ दायित्व है। तो अनुच्छेद 187 में कहा गया है कि संघीय सरकार को निम्न कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं, यानी कि यह संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी, यह संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेगी और वे सभी नियुक्तियां करेगी जो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इस प्रकार इसको प्रशासनिक और शासकीय दोनों क्षेत्रों में जो अधिकार और शक्तियां मिली हुई हैं। नंबर 2 की बात करते हैं विधि निर्माण संबंधी कार्य, यानी कि कानून निर्माण से संबंधित जो भी कार्य है वो वहां की संघीय सरकार संघीय संसद वो करेगी। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद को प्रस्तुत करेगी, यानी कि कानून से संबंधित कोई विधेयक है वो तो संघीय संसद को प्रस्तुत करे। लगभग समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक भी पहले सरकार के पास सुधार व सुझावों के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद ही उन पर स्विस न्यायपालिका जो स्विस विधायिका है वो विचार करती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार संघीय सरकार को है, यानी कि अध्यादेश के संदर्भ में भी जो शक्तियां हैं वो संघीय सरकार को ही दी गई हैं। अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति के विषय में स्वीय संघीय सरकार की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ आज के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ राष्ट्रपति को है और स्विट्जरलैंड के संदर्भ में बात करें तो यहाँ संघीय संसद को ये शक्तियां प्राप्त है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, यानी कि जो संघीय सरकार के सदस्य हैं साथ वो संघीय सरकार के सदस्य नहीं होते, परंतु वे व्यवस्थापिका की कार्यों में भाग लेते हैं। व्यवस्थापिका की जो कार्यवाहियां होती है उसमें वो भाग ले सकते हैं। वे संघीय संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, वाद विवाद में भाग ले सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर देकर विधानमंडल की शंका का समाधान कर सकते हैं, यानी कि वो विधायिका भी जो भी बैठकें होती हैं उनमें वो भाग ले सकते हैं। संघीय संसद के सदस्य न होने के कारण वे मतदान में भाग नहीं ले सकते। वे संघीय संसद के सहायक जो उनकी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो है विधि निर्माण का कार्य संघीय संसद यहाँ करती है। नंबर 4 बात करते हैं वित्तीय कार्य, यानी कि बजट के संबंध में वित्त के संबंध में जो भी विधेयक है वो संघीय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अनुच्छेद 193 यानी कि अनुच्छेद 183 में यह बात कही गई कि सरकार संघीय बजट को तैयार करती है। सरकार इस संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह स्विस राज्य मंडल के वित्तीय प्रशासन को चलाती है। यह संघीय सरकार के खर्चे और आमदनी का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व या अन्य करों को इकट्ठा करती है। यह संघीय सरकार के सारे खर्च की देखभाल करती है, जिसकी स्वीकृति संघीय संसद ने दी हुई होती है, यानी कि स्वीकृति भी जो है संघीय संसद के द्वारा इसको दी जाती है। नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ न्यायिक कार्य, यानी कि न्यायिक कार्यों में सर्वा जो भूमिका है वो यहाँ संघीय सरकार की है। संघीय सरकार की कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं। पहले भी संघीय परिषद संवैधानिक कानूनों से संबंधित प्रश्नों के बारे में उठने वाले विवादों का निर्णय किया करती थी, किंतु काफी वर्ष पूर्व यह कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गया। पहले यह संघीय परिसंघ के प्रशासनिक न्यायालय का कार्य भी करती थी। सन 1914 के संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी काफी शक्तियां कम कर दी गई हैं, लेकिन अब भी इसमें कई महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि जो संघीय सरकार है उसको शक्तियां अब काफी कम कर दी गई हैं। कैंटोनों के द्वारा आपस में किए गए समझौतों अथवा कैंटोनों पड़ोसी राज्यों के बीच किए गए समझौतों की है स्पष्ट दृष्टि से परीक्षा करती है कि संविधान के विरुद्ध तो नहीं, यानी कि स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है कि जो कैंटन है वो किसी दूसरे देश से या आपस में दूसरे कैंटनों से समझौता वो करते हैं किसी प्रकार का, तो स्विस संघीय सरकार है उन पर वो नजर बनाए रखती है और उन पर देख रेख करती रहती है कि संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। दूसरा मामला, यह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनती है, यानी कि संघीय सरकार के जो विभाग है
तो उनके विरुद्ध यह अपील सुनने का एक तरह से कार्य करती है। तीसरा है यह संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों की अपीलें सुनती है। यदि कैंटोनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो तो यह कैंटोनों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकती है। यह कैंटोनों की व्यापार संबंधी नीति संधियों के आधार पर होने वाले झगड़े, व्यवसाय व निवास संबंधी प्रश्नों की अपीलें भी सुन सकती है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो यहाँ संघीय सरकार को सौंपे गए हैं। नंबर 5 की बात करते हैं संकटकालीन कार्य, यानी संकट के समय भी संघीय सरकार को यहाँ शक्तियां मिली हुई हैं। स्विस संविधान में भारतीय संविधान की भांति कार्यपालिका की संकटकालीन शक्तियों की कोई चर्चा यहाँ नहीं की गई है, किंतु संकट के समय व्यवहार में स्विस व्यवस्थापिका संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार सौंप देती है। नए संविधान के अनुच्छेद 185 में प्रावधान है कि देश की बाह्य स्वतंत्रता, बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। यानी देश की स्वतंत्रता को अगर खतरा है तो यहाँ जो है संघीय सरकार आवश्यक कार्यवाही यहाँ कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कदम उठा सकती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्यवाही करने के लिए सेना का प्रयोग भी यहाँ किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है संघीय सरकार की कार्य शक्तियां यहाँ दी गई हैं। अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य और संकटकालीन कार्य। अब साथियों अपन यहाँ देखते हैं कि स्विस संघीय सरकार के कुछ लक्षण हैं जो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो उनको एक बार अपन यहाँ नजर डालते हैं। स्विस संघीय सरकार के कौन कौन से लक्षण यहाँ दिए गए हैं। हाँ, तो साथियों यहाँ पर एक बार ये देखते हैं कि संघीय सरकार के लक्षण क्या पूछे जा सकते हैं। स्विस संघीय सरकार के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि विचित्र कार्यपालिका पाई जाती है, बहुल कार्यपालिका है, विशेषज्ञों की कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, नेतृत्वहीन कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व का इसमें अभाव पाया जाता है। तो ये बिंदु आपको परीक्षा में लिखने हैं। जैसे मान लीजिए स्विस संघीय सरकार के लक्षण आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो जैसे मान लीजिए 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर सवाल में भी पूछा जा सकता है, या बड़े जो 20 नंबर का सवाल है उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं कि विचित्र कार्यपालिका के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। क्रांति विचारक स्ट्रॉन्ग वो इसके संबंध में कहते हैं कि विश्व की वैधानिक पद्धतियों में स्विस कार्यपालिका अनुपम है। तो इस प्रकार की कोटेशन आपको इसमें लिखने हैं। स्विट्जरलैंड की समस्त राजनीतिक संस्थाओं में संघीय सरकार सबसे विलक्षण है। अन्य किसी देश में उसकी टक्कर की कोई संस्था नहीं है। विश्व के अन्य देशों में या तो संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है, लेकिन स्विस संविधान में दोनों का समावेश यहाँ पाया जाता है। नंबर 2 यहाँ बात करते हैं बहुल कार्यपालिका में जो व्यक्ति है वो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण यहाँ है, यानी कि 7 व्यक्ति यानी कि अलग अलग वर्षों के लिए यहाँ चुने जाते हैं। संघीय सरकार की जो सदस्य संख्या 7 है, इन 7 की सत्ता एक सी है, यानी कि सभी को बराबर का यहाँ दर्जा दिया गया है। किसी की भी वैधानिक स्थिति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। संघीय सरकार सामूहिक अथवा बहुल कार्यपालिका जिसमें सत्ता केंद्रित नहीं अपितु सत्ता जो है वो बटी हुई होती है। नंबर 3 बात करते हैं कि विशेषज्ञों की कार्यपालिका, सभी जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कुशल प्रवीण होते हैं। संघीय सरकार के सभी सदस्य अपने अपने विभागों के विशेषज्ञ थे। वहां विभागों का वितरण राजनीतिक दलबंदी के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पर जो विभागों का बंटवारा यहाँ किया जाता है। संसदीय देशों की भारतीय सरकार के सदस्य सक्रिय राजनीति के नहीं होते अपितु अपने अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ यहाँ होते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका। जो स्विस संघीय सरकार है वो स्थायी कार्यपालिका का एक तरह से उदाहरण है, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका का सदस्य अगर अपने पद से हट जाता है तो दूसरे सदस्य को कार्यभार यहाँ सौंपा जाता है। संघीय सरकार के सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल निश्चित और यहाँ स्थायी होता है। संघीय सरकार में उनकी नीति का विरोध या खंडन होने पर उनके पद त्याग की आवश्यकता नहीं होती। बार बार के पुनर्निर्वाचन से उनका कार्यकाल और भी लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है। नंबर 5 की बात करते हैं नेतृत्वहीन कार्यपालिका। स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के वो समकक्ष होता है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो सभी लोगों में आपस में बराबर से बटी हुई होती हैं। वह न तो अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है, न परिचित करता है और न सरकार का वो नेतृत्व
करता है, यहाँ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है। एक स्विस नागरिक के अनुसार उसके पद का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है, उसके पास न तो कोई विशिष्ट अधिकार है और न ही उसका कोई शेष प्रभाव है। इस प्रकार से वो एक तरह से नेतृत्व विहीन कहा गया है। नंबर 6 की बात करते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, यानी कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं उनमें उत्तरदायित्व का एक तरह से अभाव पाया जाता है। उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते, भी अलग अलग अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व न होने के कारण सरकार का कोई भी सदस्य अपने सहयोगी की आलोचना संघीय संसद में कर सकता है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व में नहीं है, वो सिर्फ अपने विभागों का ही कार्यकाल संभालते हैं। एक जो विशेषता है, संसदीय और अध्यक्ष दोनों प्रकार के उसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जो है वहां की संघीय कार्यपालिका के लक्षण है। विचित्र कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, विशेष सहयोगी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, नेतृत्वहीन कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। तो साथियों, एक बार मैं दोबारा से यहाँ विजिट करना चाहूंगा कि विशेष जो संघीय सरकार उसके बारे में, संघीय सरकार के बारे में आपको गठन, पूजा, दस्ता, रचना के संबंध में, जो योग्यताओं के संबंध में, वेतन के संबंध में अपने चर्चा करी, उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। संघीय सरकार की कार्य व शक्तियों के बारे में आपको पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। संघीय सरकार के लक्षणों के बारे में आपको यहाँ पूछा जा सकता है, तो आप अपने नोटबुक में इनको नोट कर लें। परीक्षा में जो है सवाल कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। आगे वाले टॉपिक जो अपना होगा उसमें आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।